नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस आपका तजुर्बा शो में हमारे साथ एक और तजुर्बेकार शख्सियत हमारे साथ आई है, ऋषभ कुमार सावंत सिखा। ये हमारे दोस्त भी हैं पिछले 15 साल से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए, समाज में भी। इनके साथ बहुत अच्छे अच्छे वक्त हमने गुजारे नेटवर्किंग में। बीकानेर गए हम इनके साथ एक बार। ये जीतो के चेयरमैन हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस और एग्रीकल्चर और F&B में काफी काम कर रहे हैं, वो स्पेशलाइजेशन है इनका। साथ में ये एक बहुत अकम्प्लिश मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हैं। उसके अलावा बहुत कुछ AI के बारे में ये लोगों को सिखा रहे हैं, सीखा है। पिछले 3 साल से इन्होंने 1000 घंटे से ज्यादा AI के ऊपर काम किया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ जी। तजुर्बा से तो आप पुराने जुड़े हुए हैं, आज हम आपको कैमरा पे भी ले आए। थैंक यू सुरेश जी। आपके साथ मिलके हर बार अच्छा लगता है, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, तजुर्बा मिलता है, तो बहुत ही अच्छा। धन्यवाद दर्शकों। और आज इस तजुर्बा के स्टूडियो में आकर मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। एक घर जैसी फीलिंग आ रही है कि कुछ हम तजुर्बा शेयर कर पाएँ। तो अब अगर हम आज से पीछे चले, मैं इस फॉर्मेट में तकरीबन ऐसे चलता हूं कि आज आप क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम पीछे लेके जाते हैं आपको, आपके बचपन तक और आपके कॉलेज के दिनों तक और आपकी फैमिली के बारे में। तो अभी आप मेन एक्टिविटी क्या है, क्या करते हैं और हाउ यू आर एबल टू बेनिफिट SME लार्ज बिजनेसेस जहां भी आप कंसल्टिंग करते हैं। तो आज के समय में हर कोई जानता है कि टेक्नोलॉजी ने हर बिजनेस को, हर प्रोफेशन को प्रभावित किया है और मैं शुरू से ही टेक्नोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो आज के समय में जो लेटेस्ट बजवर्ड जिसको हम कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिससे पूरी दुनिया के 2 बिलियन लोग प्रभावित हैं, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इसके बारे में लोगों को जागृति कर रहा हूँ कि MSME जिसका स्केल छोटा होता है लेकिन उसके ड्रीम बड़े होते हैं, तो उसको टेक्नोलॉजी कैसे मददगार साबित हो सकती है उसके लिए। और उसके अलावा फार्म टू फैक्ट्री टू फोर्क, हमारे लिए अच्छा खाना, अच्छा हवा और अच्छा पानी और अच्छी सोच, ये चारों बहुत ज़रूरी है। तो फार्म टू फैक्ट्री टू फोर्क में मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स भी हैं। फैक्ट्री में मेरे पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग पार्क्स हैं, और फोक में रिटेल है जिसमें आपके ब्लिंकिट, जोमेटो, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल। तो हमारा खाना किसान और कंज्यूमर को कैसे जोड़ा जाए और टेक्नोलॉजी को इसमें कैसे लाया जाए, इसके ऊपर मैं आजकल काम कर रहा हूँ। तो जब आप कह रहे हैं काम कर रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से आपने कहाँ तक पहुंचे और हाउ आर यू डूइंग एवरीथिंग? देखिए, हर शुरुआत के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। अगर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो है नंबर्स के साथ ही जुड़ा होता है। लेकिन आपको पता है, हमने एक टेडेक्स किया था हैदराबाद में, जहां पे मैंने कहा था कि भाई ये बैलेंस शीट जो है ये नंबर तक सीमित नहीं है। हमारी हेल्थ की बैलेंस शीट भी बिगड़ी हुई है, हमारी वेल्थ की बैलेंस शीट भी बिगड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं फूड का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो फूड के ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉइल भी आ जाती है। मैंने वेस्टलैंड डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट में एडवाइजरी करी। लद्दाख के अंदर केसर उगाने का जो कार्य किया, उससे हमें प्रधानमंत्री ऑफिस में भी जाने का मौका मिला, वहां भी प्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। इंडिया की पहली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की स्थापना हुई पिछले 2 साल पहले, उसमें जुड़ा। तो ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन हैं जो धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि हम चलते गए, कारवा जुड़ता गया। और जीतो ने बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया। जीतो के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, नए नए लोगों से जुड़ने का मौका मिला। 5000 से ज्यादा बिजनेसमैन के साथ बात करने का, मिलने का, जुड़ने का। तो ये सब जो मौका मिला, मोर देन 300 इवेंट साल में कराना अगर हो, तो आप समझ सकते हैं कि भी कैसे कैसे टॉपिक्स, हर टॉपिक पे आपको जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और सीखने की इच्छा हो तो वो फिर कन्वर्ट हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं आपके कंसल्टिंग में हेल्प करता है। क्योंकि कंसल्टिंग की जो शार्पनेस है, जो धार है, वो धार आप जितने ज्यादा लोगों से मिलते हो वो ऑटोमेटिकली आपको वो मिल जाती है। तो आपने जीतो का नाम लिया, बहुत सारे दर्शकों को शायद पता नहीं हो जीतो क्या है, तो थोड़ा सा जीतो के बारे में बताएंगे। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2007 में हुई थी और ये 3 मेजर पिलर पे काम करती है जीतो। एक है नॉलेज, दूसरा सेवा और तीसरा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो ये एक कम्युनिटी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है जो आज की तारीख में 9th लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन NGO इन द वर्ल्ड बन चुकी है। 70 सिटीज में जीतो के ऑफिस हैं इंडिया में और 40 कंट्रीज में जीतो अपना कार्य कर रही है। जीतो के बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो ओपन टू ऑल होते हैं। यहाँ पे हम किसी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जैन कम्युनिटी बहुत थोड़ी सी कम्युनिटी है, 0.something 2-3% है, लेकिन
लेकिन इंडिया का जीडीपी का 40% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जीतो के मेंबर। तो हमारा ये रहता है कि समाज को उठाने के लिए ये 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। नॉलेज, जिसमें स्किल आ जाती है, एजुकेशन, स्किल, नॉलेज, लर्निंग, उसके अलावा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। एज ए कंट्री अगर हम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं होंगे तो दुनिया की तीसरी ताकत अगर हमें बनना है तो उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा, मिल के, सबको मिल के काम करना पड़ेगा। और सेवा अपने घर में अपने बड़ों की सेवा करना, अपने गुरु भगवंतों की सेवा करना, अच्छे लोगों की सेवा का भाव हमेशा रहना चाहिए, तो सेवा से अहंकार नहीं आता। तो जीतो सेंटर फॉर एक्सीलेंस आपने बोला, मैं चेयरमैन हूँ उसका, वहाँ क्या रोल है आपका? हमारा रोल जीतो सेंटर फॉर एक्सीलेंस को बनाया गया कि स्किल और एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन खासकर, क्योंकि एक एजुकेशन हमारी फॉर्मल होती है जिसमें हम केजी से पीजी तक की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम दुनियादारी में लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसमैन होते हैं जो अपनी शायद पढ़ाई फॉर्मल पूरी नहीं कर पाते, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जीतो सेंटर फॉर एक्सीलेंस ये मानती है कि एजुकेशन और स्किल की कोई एज नहीं होती। 8 साल से 80 साल तक, 100 साल तक आप हर दिन कुछ ना कुछ स्किल आपको गेन करना चाहिए। और हम स्किल टू स्केल हमारा नारा है, स्किल टू स्केल। अगर आपको स्केल करना है तो आपको स्किल, हुनर कुछ भी हो सकता है। ये पॉडकास्ट करने का हुनर भी है, कम्युनिकेशन भी है, आप नेटवर्किंग का भी हुनर है, आपको कुकिंग का भी हुनर है। तो हुनर, हमने एक पिछले साल एक स्किलाथॉन कराया था जो दुनिया का पहला स्किल का मैराथन था, जहां पे हमने 108 गुरुओं को इनवाइट किया, 108 तरह की विद्याओं पे। हमारा देश 64 कलाओं वाला देश है, तो हमने 108 विद्याओं के ऊपर, जिसमें साड़ी पहनने से लेके आशा भोसले ने गाना सिखाया, और उसमें किसी ने पेंटिंग सिखाई, किसी ने फाइनेंस सिखाया। तो इस तरह से हमने वो स्किलाथॉन 108 रुपए में, और वो भी फिर हमने उसको वेव ऑफ कर दिया था। तो करीबन 5 लाख सर्टिफिकेट हमने 7 दिन के उस प्रोग्राम में बांटे, और 68 कंट्रीज से लोगों ने उसको ज्वाइन किया। तो वो हमारे लिए भी आश्चर्य था। और वो जो पूरा डोमेन था, 1 महीने पुराना डोमेन था, जब आइडिया आया तभी डोमेन लिया गया और उसके ऊपर ये काम किया गया, और इसको काफी अच्छी, मतलब लोगों का उत्साह से उन्होंने भाग लिया। तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आपने बताया आप हैं, तो उसमें कुछ आप तजुर्बा के दर्शकों को, तजुर्बा के मेंबर्स को कुछ आप नॉलेज शेयर करना चाहेंगे कि आज जो एमएसएमईज के प्रॉब्लम है, एसएमईज के प्रॉब्लम है, जहां पर उनको फंडिंग से लेके प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सिस्टमाइजेशन, एसएमई आईपीओ, आजकल बहुत बातें हो रही, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपका हम तजुर्बा लेना चाहेंगे कि आप बहुत कुछ छोटे बिजनेस और बड़े बिजनेस दोनों के साथ काम कर रहे हो, तो आपने दोनों साइड देखी है। हाँ, मतलब मैंने अपना काम जो शुरू किया, फॉर्चून 100 कंपनी में ही काम किया 16-17 साल, तो कभी भी एमएसएमई के साथ डायरेक्ट डील करने का वास्ता नहीं पड़ा। कोका कोला में किया, या ओरेकल, श्लम्बर्जर, इंडियन ऑयल, स्नैपडील, तो यूनिकॉर्न या फॉर्चून 100। लेकिन जब 2016 के बाद जब मैं एमएसएमई के टच में आया और उनकी प्रॉब्लम को मैंने देखा, तो मैंने 3 बातें नोट करी। पहली बात ये कि परिवार छोटे हो रहे हैं और बिजनेस बड़े करना चाहते हैं, तो ऐसे में टीम और कोलैबोरेशन और एचआर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी टीम सही नहीं है तो आपका ड्रीम कितना भी बड़ा हो, आपका बिजनेस उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो एमएसएमई में जो चैलेंज मैंने देखा, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो लिस्टेड कंपनीज हैं या एमएनसीज हैं, वो सबसे पहले टीम और प्रोसेसेस पे ध्यान देते हैं, उसके बाद बिजनेस पे आते हैं। एमएसएमई बिजनेस में सीधा छलांग लगा देता है, कहता है जी ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, ये सब मैं कर लूंगा। आप कर सकते हो, लेकिन जब बिजनेस बड़ा होगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको टीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा आता है फाइनेंस का रोल। आज फाइनेंस इज जस्ट लाइक ए ब्लड। अगर बॉडी में ब्लड की कमी है या ब्लड में विटामिन की कमी है तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। मनी अट्रैक्ट्स मनी। तो मैंने देखा है प्रोफेशनल सक्सेस बहुत आसान है करना, क्योंकि आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं, लेकिन जब आपको बिजनेस बिल्ड करना है, यहाँ पे मैं कोट करूंगा, एक मेरी बहुत फेवरेट बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उसमें उन्होंने पूरी दुनिया को 4 भागों में बांटा, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो बिजनेसमैन कैटेगरी में एमएसएमई आता है। उसका फंडामेंटल ये है कि आपके पास कितनी बड़ी टीम है उतना ही बड़ा व्यवसाय होगा, और इन्वेस्टर में भी कितना इन्वेस्ट आपने किया उतना आपको रिटर्न मिलेगा। बाकी जो 2 कैटेगरी है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड की, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं है, वहां पे आपकी नॉलेज मैटर करती है। तो मैं चाहता हूं कि एमएसएमई जो है वो फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सेल्स, एचआर, टेक्नोलॉजी, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्टिकल है, उससे आप बहुत अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे आप रोबोटिक्स यूज कर रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल दूंगा, अभी मैं पीछे बिहार में एक प्रोजेक्ट के लिए गया था, वहां पे मैं एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट को विजिट करने गया। उस पर्सन के साथ मैंने कहा सेल्फी खिंचानी है, उसकी बनियान फटी हुई थी, लेकिन उसके यहाँ 4 करोड़ का 3D प्रिंटर लगा हुआ था, वो तिलोड़ी बना रहा था 3D प्रिंटर से, उसने चाइना से मंगाया था। तो
एंटरप्रेन्योरशिप एमएसएमई की मैं सैल्यूट करता हूँ। हमारे देश में बहुत एमएसएमई में एनर्जी बहुत है, लेकिन उस एनर्जी को सिनर्जी देने के लिए उनको मेंटरिंग की आवश्यकता है, उनको फंडिंग की आवश्यकता है, उनको एचआर की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट बिल्ड करना। आपको कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करेंगे तभी ब्रांड बनेगा। तो ब्रांड हर कोई बनाना चाहता है, वैल्यूएशन ब्रांड से आती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ब्रांड बनाने के लिए आपको जो तरीके हैं वो अलग हैं। ओके, तो तजुर्बा से आप जुड़े 2017 में जी, और बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी मुलाकात हुई। जरा दर्शकों को बताएंगे कि दिवाली पार्टी के ऊपर एक स्टार्टअप ने, यहाँ की स्टार्टअप इकोसिस्टम है जहाँ पे इंडिया के बड़े बड़े स्टार्टअप हैं जो बड़े हो चुके हैं, उस टाइम छोटे भी थे, तो उनकी एक दिवाली पार्टी थी और वहाँ पे हमारी पहली मुलाकात हुई। उसका जरा बताओ कैसे। काफी इंटरेस्टिंग था। देखिए, जब भी किसी पार्टी में जाते हैं और खासकर जब स्टार्टअप फाउंडर आपस में मिलते हैं तो नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा उनका एजेंडा होता है। तो एक दूसरे को जानना, कौन क्या कर रहा है। तो सुरेश जी की वाइफ और मेरी वाइफ आपस में बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा भी कौन क्या करता है, तो बताया कि भी सुरेश जी वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, कुछ तजुर्बा करके एक नेटवर्क ला रहे हैं। तो ऐसे बातें हुई। तो मैं इनके पास जब मिलने गया तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं। तो उस समय ये कुछ ड्रिंक्स ले रहे थे, तो बियर का ग्लास था, बोले मैं बियर पीता हूँ, आप भी पी लो। तो एक मतलब कैजुअल उस तरीके से उन्होंने जो है एक अपना इंट्रोडक्शन दिया। बड़ा मुझे लगा कि काफी सीनियर पर्सन है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये, तो मुझे लगा कि ये कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं, बट इनका एक अपना अंदाज है, इनका एक तरीका है तजुर्बा शेयर करने का, और ये तजुर्बे को बड़े सिंपल तरीके से शेयर करते हैं। उसके बाद हमने बहुत इवेंट करी। एक वर्कशॉप टू विन हमने किया लीला चाणक्यपुरी में दिल्ली में, जहाँ पे हमने 7 एक्सपर्ट्स के साथ में, तो उसमें सुरेश जी ने अपना तजुर्बा शेयर किया। तो मुझे हमेशा ही लगता है, हम साथ में ट्रैवल भी करा, हमने कुछ बच्चों को एड्रेस किया, बीकानेर गए जो मेरा होम टाउन है। बीकानेर आप सब जानते हैं, आज हल्दीराम आप देख रहे हैं क्या वैल्यूएशन उनको मिली है, बीका जी का एक आईपीओ आया। तो वहाँ पे फूड की नगरी है, खाने पीने का पूरा माहौल रहता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी है क्योंकि डेजर्ट है, वहाँ पे लोगों को रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं होते हैं, नेचुरल रिसोर्स जो बाकी जगहों पे होते हैं। तो तजुर्बा का जो मेन फंडामेंटल कंसेप्ट है कि भी हमें तजुर्बा है, तजुर्बे का लोग मिलें, और फिर सुरेश जी जो है उस तजुर्बे को शेयर भी करते हैं एज ए कोच, एज ए मेंटर, एज ए कंसल्टेंट। तो बड़ा अच्छा लगता है। कई चीज़ें ऐसी होती याद रह जाती हैं, और फिर वो बार बार जब मिलते हैं तो वो यादें ताज़ा होती जाती हैं। तो 1 करोड़ लोगों का हमारा मिशन है एमएसएमईज को, जिसमें बहुत से ऐसे लोग जो गांव-गांव में जिनकी बड़े मेंटर्स और कोचेस तक पहुंच नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वहां तक भी पहुंचे थ्रू वीडियो, थ्रू डिजिटल, थ्रू ट्रैवल, थ्रू जगह जगह जाके, थ्रू एआई। तो मैं तो अब कहूंगा कि एआई की जो ताकत है, अभी वॉरेन बफेट ने रिसेंटली कहा, सर सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, बट वॉरेन बफेट ने भी जो बात कही मुझे बड़ा खुशी हुई कि भी ऐसी एनुअल रिपोर्ट उनकी होती है, एनुअल मीट होती है, उसमें उन्होंने कहा कि एआई इज ए न्यूक्लियर वेपन। बहुत बड़ी उन्होंने एआई को संज्ञा दी। न्यूक्लियर वेपन मतलब ही सेड कि न्यूक्लियर वेपन से आप एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हो और डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। तो हमें उसको एनर्जी क्रिएट करने में लगाना है, और अगर हम उसको लगा पाए तो भारत का जो 1.5 बिलियन का जो पॉपुलेशन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी है। 40% हमारा यूथ है, और यूथ को अगर टेक्नोलॉजी और टूल से लेस कर दिया जाए और अपॉर्चुनिटी उसको लोकल एरिया में दे दी जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर हम एमएसएमईज की बात करें, एसएमईज की बात करें, तो ये लोग एआई को यूज करके आज स्केल अप करना सबकी एक प्रॉब्लम भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि एसएमई एक्सचेंज खुल चुका है, बहुत सारे तकरीबन 800-900 अच्छे सक्सेसफुल आईपीओ आ गए हैं, 500-500 गुना वैल्यूएशन बढ़ रही है साल में। ये कभी एमएसएमईज और एसएमईज को ऐसा कभी अपॉर्चुनिटी थी नहीं पिछले कई सालों में, और मेन बोर्ड पे आईपीओ निकालना एक बड़ा ही कम्बरसम काम है, बड़ा ही मुश्किल काम है। तो ये एक इस युग में जो डिस्ट्रप्टिव युग है, अगले 7-8 साल में बहुत सारे जॉब्स जाने वाली, बहुत सारे बिजनेसेस डिस्टर्ब होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं। तो उसके बारे में ये एसएमईज और एमएसएमईज को एआई को कैसे अपने बिजनेस में, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि हमारे बिजनेस में एआई का क्या काम है। हम तो मैन्युफैक्चरर हैं, हम तो ये ईवी का पार्ट बनाते हैं, हम ये प्लास्टिक का पार्ट बनाते हैं, स्विच गियर बनाते हैं, या लेथ मशीन है हमारे पास, लेजर कटिंग मशीन है, हमारे लिए एआई का क्या काम है? देखिए, मैं इसमें ना एक आपको मेटा लेवल से इस जर्नी को बताता हूं कि आज की दुनिया में 8 या 10 कंपनियां ऐसी है जिनके पास 1 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं, और हम मोबाइल को दिन में 7 या 8 घंटे यूज़ करते हैं ऑन एन एवरेज। तो वो जो 8 कंपनियां हैं, मैं नाम बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, अमेजॉन, ये तो इनके पास में 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र है। अगर दुनिया की पॉपुलेशन 9 बिलियन है या 10 बिलियन है, तो दे आर कंट्रोलिंग मोर देन आई वुड से 20% ऑफ द वर्ल्ड जी। और एक एमएसएमई की तरफ अगर हम देखें तो उसकी जो कम्युनिटी है, उसका जो दायरा है वो 1 बिलियन का नहीं है, 1 मिलियन का भी नहीं है,
मे बी आप जैसे इन्फ्लुएंसर हैं तो आपका 1 मिलियन आपके यूजर हैं, आपके फॉलोवर जी। हैं, बट अगर हम देखें एमएसएमई अगर अपनी कम्युनिटी को टेक्नोलॉजी से संभाल ले तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, उसको एआई बहुत अच्छे से वो यूज़ कर सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, लेथ मशीन बना रहा है या पार्ट बना रहा है या कुछ बना रहा है, उसको एक अपनी सेल्स को ऑटोमेट करना है, उसको अपनी परचेज को ऑटोमेट करना है और उसको अपने बैक ऑफिस को ऑटोमेट करना है। ये 3 चीज़ें जब ऑटोमेट हो जाएंगी तो उसके बाद वो ग्रोथ की तरफ ध्यान दे पाएगा। आज समस्या क्या आ रही है कि 16 घंटे काम कर रहा है प्रमोटर और उसका जो स्टाफ है वो 8 घंटे काम करता है और 8 घंटे में भी वो 3 घंटे इंस्टाग्राम करता है। तो इस चीज़ को जो है पकड़ना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। प्रोडक्टिविटी आप अपने स्टाफ को दीजिए, आप उसको ट्रेन करिए। यहाँ क्या होता है एमएसएमई में ट्रेनिंग लेने, जब कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो पता लगता है कि उसके जो टॉप लाइन है वो ट्रेनिंग ले रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एआई आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को सिखाइए, दिन भर बैठा रहता है, आप उसको ट्रेन कर दीजिए, वो आपका आधा काम कर देगा। दिस इज द फिलॉसफी विच आई एम propagating कि भी why a person who is most busy in the organization should become more busy. He should become easy and he should train others to become busy. करेक्ट। तो ये आपने समझा कि एआई को यूज करके एक एमएसएमई एसएमई इसको आप जितनी जल्दी अडाप्ट कर लें, जितनी जल्दी सीख लें कि कहाँ से आप अपने किस सेक्शन में, हर जगह एआई का आज इस्तेमाल है। आपको अगर कोई भी मेल भेजना है, आपको कुछ भी सोशल मीडिया के लिए हेडलाइन चाहिए, वीडियो का कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आज आप एआई को यूज कर सकते हैं। एआई की आवाज़ यूज कर सकते हैं, एआई के थ्रू वीडियोस बना सकते हैं, आप बहुत सारी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, बहुत सारी इमेजेस बना सकते हैं, जिसके लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर्स पे डिपेंड होना पड़ता था। तो ऋषभ जी ये तो हो गया धंधे की बात भाई। अब थोड़ा पर्सनल लाइफ पे चलते हैं। तो आपका बचपन तो बीकानेर में गुजरा ना? जी, बचपन मेरा बीकानेर में गुजरा। आई वाज बोर्न इन 77 इन बीकानेर और बचपन से लेके सीए तक मैं बीकानेर में रहा बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज 3 ईयर ओल्ड एंड मेरी पूरी जो परवरिश है वो मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हुई। ग्रैंड मदर वॉज माई रोल मॉडल, तो शी इंस्पायर्ड मी टू डू वट एवर आई एम डूइंग टुडे। सो इस तरह से बीता। और बचपन में गाने का बड़ा शौक था और कहीं भी मौका मिल जाए, माइक मिल जाए तो बस अपना गाना शुरू। तो कई बार तो ऐसा होता था खाना तभी मिलता था जब एक गाना सुना दो फिर खाना खा लेना। तो ये मतलब एक शौक जो आज तक भी। कौन सा फेवरेट गाना है? गाने बहुत सारे मतलब ट्राई करता हूँ, हर कोई गाना चाहे गजल हो या गाना हो, तो गाने के लिए कभी वो नहीं होता है। हाँ, लेकिन माहौल बने तो फिर गाना गा सकते हैं। 2 लाइनें हो जाए कुछ मोटिवेशनल। तो आज जो भारत की जो सिचुएशन है ना, मैं बचपन में मेरा एक फेवरेट गाना था, हर 26 जनवरी 15 अगस्त को मैं वही गाना गाता था और मैं माइक पे आता नहीं था, उससे पहले लोग गाने लग जाते थे कि अब तो यही गाएगा। तो मैं आज वो गाना सुना देता हूँ। हाँ। तो मेरे जो दर्शक देख रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, ये वीडियो अगर उनके पास भी जाएगी तो वो कनेक्ट कर पाएंगे। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको तो अपने खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये गुलिस्ता जरा फिर संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे बैठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम रखना अपना हर कदम जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वाह, बहुत खूब, थैंक यू। तो ये जो बीकानेर में भी आपके साथ गया और जगह जगह वहाँ भुजिया, बीकानेर भुजिया, नमकीन, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी दुकानों से हमने भी नमकीन खरीदा। इसका क्या बैकग्राउंड है? बीकानेर में इतना नमकीन और भुजिया और ये कल्चर कैसे डेवलप हुआ? इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। कहीं भी खाने का जो इतिहास होता है वो उस जगह के मौसम, मिजाज, वहाँ की सॉइल, वहाँ के लोग और वहाँ के काम काज के हिसाब से जुड़ा होता है। राजपूतों का राजपूताना, जिसको राजस्थान को कहा जाता है, तो खाने में मिर्ची का प्रयोग काफ़ी होता है, क्योंकि क्षत्रिय जो होता है उनको जो थोड़ा सा भोजन जो है उनका गरिष्ठ होता है, थोड़ा सा मिर्च मसाले वाला होता है, तभी वो लड़ाई झगड़ा कर पाते हैं। तो
उस तरह से रजवाड़ों का जो खाना था वो हमेशा से ही वैसा रहा। बीकानेर में हल्दीराम जी, जिनको आज हर कोई जानता है भी भुजिया किंग, मतलब जो फादर ऑफ भुजिया माने जाते हैं, तो हल्दीराम जी ने जब इसकी शुरुआत करी उन्होंने हाथ भट्टी से बने हुए भुजिया, और वहाँ की पानी, कुओं का जो पानी है उसमें बड़ी कुछ खास बात है, तो उससे उन्होंने भुजिया बनाया। और भुजिया को वो उनके परिवार में जब भुजिया बनती थी तो लोग आते थे, जाते थे, उनको चखाते थे। उस समय नमकीन उस तरह का सोफिस्टिकेटेड क्रिएटिव नमकीन नहीं होता था। मठरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें तो बनती आई हैं हजारों सालों से, बट भुजिया वाज एन इनोवेशन ऑफ दैट टाइम, मतलब मे बी 100 years ago। तो वहाँ पे चूंकि इसका जो प्रोडक्ट है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट भुजिया में जो होता है, मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, मोठ जो होता है वो एक मिलेट है। और राजस्थान, आपको शायद जान के ताजुब होगा, मिलेट के प्रोडक्शन में इंडिया का नंबर 1 स्टेट है। आज हम सब लोग मिलेट ईयर मना रहे हैं, पूरा विश्व मिलेट ईयर मना रहा है, तो मिलेट के अंदर राजस्थान इंडिया में नंबर 1 है और वर्ल्ड में भी काफ़ी इंडिया नंबर 1 है। तो ये मिलेट जो होता है ये आपको आपके बॉडी के अंदर में आपकी पानी, क्योंकि पानी बहुत कम होता है, तो आपकी पानी की कमी को भी पूरा करता है। आप उसको कम पानी चाहिए, उगने में भी कम पानी चाहिए, खाने के बाद भी वो आपका जो है बॉडी को फायदा देता है। तो मोठ का इसमें भरपूर इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा जो मिर्ची होती है वहाँ आसपास एरिया में होती है। तो ये देखिए लोकल एरिया में जो प्रोडक्शन है उसी से वो चीज़ बन रही है। जैसे हम कहते हैं भाई जम्मू का राजमा, फलाने जगह की हल्दी, फलाने जगह कंधार की अनार, वहाँ के अंगूर, नासिक के अंगूर, तो इस तरह से आगरे का पेठा। तो पेठा का जो इंग्रेडिएंट है वो कहीं ना कहीं यमुना जी के आसपास होता होगा, तभी वो आगरे का पेठा वहाँ मशहूर हुआ। हाँ। तो ये वैल्यू एडिशन है जो नेचुरल है, हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया, हमने मोठ को इंपोर्ट नहीं किया, वो मोठ वहीं होती है, वहीं बनती है। तो आज जब आप कहेंगे कि भी हम यहाँ कहीं भी भुजिया बना लें तो वो टेस्ट आपको नहीं आता, क्योंकि वो पानी, वो इंग्रेडिएंट, वो सारे जहाँ मिलते हैं वहीं वो टेस्ट आता है। जैसे जिलेटो हम इटली में जाके खाते हैं तो हमें लगता है ये बड़ी अच्छी आइसक्रीम है, बड़ी इसमें क्यों, क्योंकि वहाँ के जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं जो उसमें मिलाए जाते हैं तो वो उससे वो टेस्ट आता है। ओके, सो वहाँ से आप सीए करके दिल्ली आए, पहली जॉब, और कितने साल आप कॉर्पोरेट पे काम किए? थोड़ा सा क्विकली। मैंने क्विकली देखिए सीए में मेरा रैंक आया था और उसके बाद मैं कैंपस में मेरा इंडियन ऑयल में सिलेक्शन हुआ, उड़ीसा में मेरी पोस्टिंग हुई, तो राजस्थान से सीधा मैं उड़ीसा चला गया। वहाँ पे पीएसयू में मिनी महारत्ना थी कंपनी, पहला बैलेंस शीट मैंने क्लोज किया 5,000 करोड़ का, तो बड़ा एक्साइटमेंट था, 23 साल की उम्र थी। उसके बाद फिर जर्नी जो है 5 साल पीएसयू में काम करके ग्रेजुएटी वगैरह लेके, और वहाँ से फिर मैं श्लम्बर्जर में गया। श्लम्बर्जर में मैं इंडिया और साउथ एशिया का मैनेज करता था एज ए कंप्लायंस मैनेजर, और वहाँ पे मुझे KG-D6 प्रोजेक्ट जो रिलायंस का प्रोजेक्ट था उस पर काम करने का मौका मिला। काकीनाडा, राजमुंद्री, इस तरह काफ़ी ट्रैवल, पूरे इंडिया में 23 प्रोजेक्ट थे, तो ट्रैवल काफ़ी किया, मल्टीनेशनल का एक्सपोजर हुआ। दुनिया में नंबर 1 कंपनी है ऑयल फील्ड सर्विसेज की। तो ऑयल एंड एनर्जी में 9 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि काफ़ी एनर्जी आ गई है, अब कुछ सेक्टर चेंज किया जाए। तो वहाँ पे फिर मैंने ओरेकल में एज ए ITS कंपनी जो वर्ल्ड की फॉर्च्यून 100 में आती है, वहाँ पे मैं M&A, मर्जर एंड एक्विजिशन और टैक्सेशन के अंदर मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप किया। टैक्सेशन मेरा शुरू से सब्जेक्ट रहा, ERP मेरा सब्जेक्ट रहा, तो टेक्नोलॉजी और टैक्स, इन दो के अंदर मैंने 16 साल लगाए। कोका कोला में नेशनल हेड बना, और उसके बाद मैंने स्नैपडील, एक यूनिकॉर्न था जिसने काफ़ी अच्छी अमाउंट रेज करी थी, 6-7 हज़ार करोड़ रुपए रेज किया, तो वहाँ पे मैं टैक्सेशन में था। उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योरशिप का, जैसे वो कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरशिप के कीड़े ने काटा, तो फिर उसके बाद अपने कुछ वेंचर भी किए। उन वेंचर में सफलता इतनी अच्छी नहीं मिली, क्योंकि शुरू से आप एम्प्लॉय होते हो तो फिर आप एम्प्लॉय से सीधा बिजनेस बनना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड अपना कंसल्टिंग स्टार्ट किया कि जो अपना अनुभव है उसी को शेयर किया जाए, तो वो सब चलता रहा। तो कंसल्टिंग में अब आप क्या करते हैं, किस तरह के बिजनेसेस को, और क्या कंसल्टिंग करते हैं उनको? कंसल्टिंग में देखिए कहीं ना कहीं आपसे भी मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। 2017 में हम मिले थे, तो मुझे लगा कि भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ही कंसल्टिंग है मेरे लिए। कई लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ा दो तो आपकी कंसल्टिंग बढ़ती रहेगी, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो कंसल्टिंग आपको और नहीं मिलती रहेगी। तो मैं कंसल्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। कभी कभी उससे जो है वो बाकी कंसल्टेंट नाराज भी जाते हैं कि यार आप जो काम हम इतने में करते हैं आप इतने कम में क्यों कर देते हो। मेरा पर्पस अंडर कटिंग का नहीं होता है, मुझे लगता है प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर दो और फिर नई प्रॉब्लम पे लग जाओ। तो दैट इज हाउ आई सॉल्व। और मैनेजमेंट कंसल्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हम कोई मैनेजमेंट का फंडा या मैनेजमेंट का ज्ञान अपने क्लाइंट को देते हैं। ज्ञान तो इजीली अवेलेबल है। आज आप यूट्यूब पे जाइए, कोई भी
टॉपिक डालिए, चैट जीपीटी पे डालिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन जो अनुभव, नेटवर्क और जो नॉलेज और जो स्किल है, इसको मिला जुला के अगर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो मैं सक्सेस बेस्ड कंसल्टिंग में बिलीव करता हूँ। क्योंकि जब आपकी सक्सेस, मेरे क्लाइंट की सक्सेस है, तो वो मेरी फीस के लिए कभी भी चिंता नहीं करेगा। तो किस तरह के क्लाइंट को आप हेल्प कर सकते हैं? जो लोग दर्शक ये देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपका ऋषभ जी का डिटेल भी होगा, कंपनी का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर्स वगैरह। तो फिर भी आप किस तरह के क्लाइंट्स को देखिए, फंडिंग, ब्रांडिंग, टैक्सेशन, टेक्नोलॉजी, जो आपके पेन पॉइंट हैं बिजनेस के, उसको समझ के और उसको सॉल्यूशन निकालना और उसके सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करवाना सबसे बड़ी बात है। कोई पर्टिकुलर साइज ऑफ कि भाई इतना टर्नओवर होना मैं फोकस करता हूँ लिस्टेड कंपनीज अगर होती हैं या लिस्टिंग में जाने वाली होती है, तो वहाँ पे चूंकि मैनेजमेंट कंसल्टिंग को अफोर्ड कर पाना हर किसी के उसमें नहीं होता है। बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप को भी मेंटर करता हूँ। करीबन 25 स्टार्टअप अभी इस समय पे मेरी मेंटरिंगशिप में चल रहे हैं, और जो सब एग्रीकल्चर और F&B से रिलेटेड है। तो ये एक फोकस एरिया मैंने अपना बनाया है। अगर आप एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट से आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, आपकी चैनल स्ट्रेटेजी, आपकी टैक्सेशन स्ट्रेटेजी, आपकी फाइनेंस, बैक ऑफिस, बुक कीपिंग, तो एक कंप्लीट है। और मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ, काफ़ी बड़ी टीम है हमारी, और जो मेरे साथ में जो फ्रेंड्स थे, काफ़ी लोग नौकरी छोड़ के भी वो हम सब साथ में मिल के कंसल्टिंग करते हैं। तो स्टार्टअप आपको कैसे अफोर्ड कर पाते हैं? तो स्टार्टअप का एक ग्रोथ फेज होता है, फंडिंग की सभी स्टार्टअप को जरूरत होती है, तो हम वहीं से शुरू करते हैं कि अगर किसी स्टार्टअप को फंडिंग चाहिए, तो अगर उसके आइडिया में दम है, एग्जीक्यूशन के लिए टीम रेडी है और कर रहे हैं, अच्छा ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो उसको फंडिंग हम दिलवा देते हैं। कुछ प्राइवेट इक्विटी फंडिंग वगैरह पे भी आप प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट प्लेसमेंट, उसके लिए भी बहुत सारे इन्वेस्टर ग्रुप्स हैं जो ये इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्टेज का होना जरूरी है। आइडिया स्टेज पे या रेवेन्यू अगर 2, 4, 5 करोड़ रुपए रेवेन्यू है, तो वहाँ पे आप प्राइवेट इक्विटी में नहीं जा सकते। हाँ, वहाँ पे वीसी फंड जो है, मैं वेंचर कैटलिस्ट के साथ जुड़ा हूँ। अच्छा। तो वेंचर कैटलिस्ट जो है वो इंडिया की नंबर 1 मल्टी स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म है, जो सीड से लेके और 100-200 करोड़ तक की फंडिंग करते हैं, और हर साल 500-600 आइडियाज़ को इवेल्युएट करते हैं और उसमें से फिर वो चुनते हैं। गुड। तो दैट इज़ प्रोसेस। इंडिया में भी ये मार्केट अभी मैच्योर हो रही है। पहले लोग बिजनेस करते थे, अपने परिवार से पैसा लेते थे, अपने यार दोस्तों से लेते थे। अब बिजनेस जो करते हैं, अब बाजार भी उसमें इन्वेस्ट करता है, लेकिन बाजार तभी इन्वेस्ट करेगा जब आपकी प्रोसेसेस, आपकी सोच, आपकी एग्जीक्यूशन, वो सब परफेक्ट हो। फाइनल थॉट, आपकी वाइफ और घर में कौन कौन है, उनके बारे में? मैं गुड़गांव में रहता हूँ। पिछले 12-15 साल से मैं दिल्ली NCR में ही हूँ। 3 साल दिल्ली में था, अभी गुड़गांव में रहता हूँ। और मेरी वाइफ है, शी इज़ वर्किंग इन ज्वेलरी साइड। वो ज्वेलरी का एक ब्रांड डेवलप कर रही है और साथ में वो मेडिटेशन भी लर्न करती है। और मेरी डॉटर है, शी इज़ ए सर्टिफाइड शेफ़ विद आर्टिसनल आइसक्रीम, बेकरी एंड चॉकलेट। मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ, फ्रूज ब्रांड करके है, तो वी आर डेवलपिंग इट एज ए फादर डॉटर। एंड मेरा बेटा है, अभी वो पढ़ रहा है, 8वीं क्लास में है, ही इज़ इन 8th, बट ही इज़ ए वेरी फॉन्ड ऑफ फाइनेंस। वो फिनटेक के अंदर जाना चाहता है, तो अभी से ही वो फाइनेंस की वीडियोस काफ़ी देखता है। तो वाइफ का कितना सपोर्ट है आपके लाइफ में? मोर देन 100%, बिकॉज मैं जितनी चीज़ें संभाल रहा हूँ अभी, सोशल वर्क भी कर रहा हूँ, कम्युनिटी भी कर रहा हूँ, कंसल्टिंग भी कर रहा हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ, तो अगर वाइफ का सपोर्ट नहीं हो तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। और उसका पूरा सपोर्ट रहता है, पीछे से मुझे कभी टेंशन नहीं होती है। शी इज़ लाइक ए पिलर, और वो हमेशा सपोर्ट करती है। 8 साल हो गए जॉब छोड़े हुए। लोगों को लगता है भाई जॉब छोड़ के आप कैसे सर्वाइव करते हो। कई लोगों को मैंने देखा है 2-3 महीने में बेचारे परेशान हो जाते हैं कि भाई जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप, अगर आपका पैशन, आपका प्रोफेशन है, तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं हो सकते। जैसे हम आपको ही देखते हैं कि भाई आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन है, Correct. तो आपको थकान नहीं होगी। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग करें, ट्रेड करें, कंसल्टिंग करें, कोचिंग करें, जो भी आप काम करें, पैशन होना जरूरी है, उसके बाद काम में थकान नहीं होती। बहुत खूब। तो फाइनल थॉट आपके तजुर्बे से, तजुर्बा के मेंबर्स को 3 सलाह फॉर SMEs एंड MSMEs जो उनको ज़िंदगी में हमेशा याद रहे और काम आए। सबसे पहला तो मैं कहूँगा ट्रस्ट और इंटीग्रिटी। आप कोई भी ब्रांड बिल्ड करें, धंधा बिल्ड करें, आप यू रिमेन ट्रस्टवर्दी फॉर द गवर्नमेंट। टैक्स समय पे जमा कराएं, आपके रैंकिंग पे बहुत फ़र्क आएगा। अपना वेंडर के साथ में फेयर डील करें, कस्टमर को जो भी डील दें फेयर डील दें। मतलब ये ट्रस्ट के पैरामीटर हैं। नंबर 2, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस।
सक्सेस का अगर शॉर्टकट आपने लिया तो आप मान के चलिए आगे जाके कोई ना कोई एक्सीडेंट आपको मिलेगा। सक्सेस इज़ अ प्रोसेस। बिजनेस को एंजॉय करना है, बिजनेस के अंदर आप रम जाइए ताकि बिजनेस आपको कोई काम ना लगे। और थर्ड, जो भी नेटवर्किंग आप करते हैं, जिस भी दायरे में आप रह के नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग इज़ ऑल अबाउट गिविंग। तो वहाँ पे टेकिंग के भाव से मत जाइए, गिविंग के भाव से जाइए। आपको ये पूरा सर्कल है, आप किसी को हेल्प करेंगे, कोई आपकी हेल्प करेगा, उस भावना के साथ आप नेटवर्किंग करिए। गिव एंड टेक की भावना से नेटवर्किंग करेंगे तो नेटवर्किंग शॉर्ट लिव्ड होगी, वो लंबे में नहीं चलेगी। सो थैंक यू वेरी मच ऋषभ। जो दर्शक इसको देख रहे हैं, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को। बहुत सारी बातें इनके तजुर्बे से आज हमने सीखी और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग कंसल्टिंग के लिए इनके साथ जुड़ना चाहें, जो स्टार्टअप हैं, जो ग्रोथ स्टेज पे फंडिंग चाहिए, उनको मेंटरिंग चाहिए, या बिजनेसेस जो कुछ ठीक ठाक टर्नओवर कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, उनको लिस्टिंग की तरफ जाना है या स्केल अप करना है, उसके लिए आप इनसे जरूर कांटेक्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच ऋषभ। थैंक यू सर। ग्रेट प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू एंड इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरेक्ट विद सुरेश जी। सुरेश जी इज़ लाइक ए बिग ब्रदर फॉर मी। मैं जब भी कोई मेरे को कंसल्ट करना होता है, मैं तुरंत इनको फ़ोन लगा लेता हूँ, क्योंकि इनके पास जो तजुर्बा है, ये तजुर्बे की खान है और उस खान में से आपको सोचना है कि आपने कौन से हीरे मोती निकालने हैं। थैंक यू सर।